Chaudhary welcome you all in the fourth video of classification of element and periodicity in properties. Today we are going to discuss about the atomic and the periodic properties. So let's start with the periodic properties. So periodic property बेटा होती क्या है? Periodic property का मतलब है those property which are directly or indirectly depend upon the electronic configuration. ऐसी एटम की प्रॉपर्टीज जो कि किस पे डिपेंड कर रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, और शो रेगुलर ट्रेंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप. और वो एक रेगुलर ट्रेंड शो करेगा, या तो वो लेफ्ट से राइट में जाए या फिर डाउन द ग्रुप में जाए. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं. डेफिनेशन शुरू करते हैं. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, those properties which depends directly or indirectly on the electronic configuration of element and show regular trend as we move from left to right in periods or down the group. ये कह रहा है वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कैसे ट्रेंड शो करते हैं, रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं. जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स. जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड्स में जाते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जैसे बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, then ionization energy, electron gain enthalpy, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज, जैसे ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. और ये शो करती है रेगुलर ट्रेंड, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे इन पीरियड्स और एज वी मूव डाउन द ग्रुप. तो स्टार्ट कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस से कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है. एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटे, एक एटम है तो उसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होंगी. तो एटम के अंदर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल में जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा एटॉमिक रेडियस. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल व्हिच कंटेन इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस. एक एटम का रेडियस, उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस. चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस की. Atomic radius, the distance between center of nucleus to the distance between center of nucleus to the outermost shell which contain electron in an isolated neutral atom.
एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, उसमें सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक रेडियस बोलूंगा। जैसे कि मेरे पास एक एटम है, इसके चारों तरफ शेल्स है। मैंने आइसोलेटेड इसलिए बोला कि किसी के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी के साथ जुड़ा होगा तो इसका जो शेल है वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेटा 3 टाइप की होती है। एटॉमिक रेडियस आर ऑफ 3 टाइप, लिख देता हूं। एटॉमिक रेडियस is of 3 type, is of 3 type। कौन कौन सा? नंबर 1 पे है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड नंबर पे आएगा वंडरवॉल रेडियस, एंड द थर्ड वन इज योर मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। 3 रेडियस है बेटे। कौन कौन से? कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। एक ही करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? जैसा कि नाम बता रहा है, कोवेलेंट रेडियस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा? 2 एटम्स के बीच में। और ये 2 एटम्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। कैसे होनी चाहिए? आइडेंटिकल्स। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। कोवेलेंट रेडियस, the one half distance between the one half distance between the 2 nuclei of covalently bonded identical atoms। मैं कह रहा हूं 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स। यानी कि मेरे पास 2 आइडेंटिकल एटम्स हैं। कैसे एटम्स हैं? आइडेंटिकल एटम। मान लो ये हाइड्रोजन तो ये भी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन तो ये भी क्लोरीन, ये नाइट्रोजन तो ये भी नाइट्रोजन। दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई। जो मेरे पास ये 2 एटम्स हैं, आइडेंटिकल एटम्स हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कैसे हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस को मैं देखूंगा, दोनों का न्यूक्लियस ये रहा, इन न्यूक्लियस को मैं जोड़ूंगा। जोड़ने के बाद डिस्टेंस मान लीजिए d आ गया, तो इस डिस्टेंस का मुझे क्या करना है? हाफ कर देना है। क्या कर देना? हाफ। तो जो ये डिस्टेंस आएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा कोवेलेंट रेडियस। यही कह रहा है 1/2 डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस between the nuclei of 2 covalently bonded identical atoms। ये एटम्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। डेफिनेशन ही काम की है जो आपको पता होनी चाहिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा वंडरवॉल रेडियस। क्या आएगा? वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? वंडरवॉल रेडियस भी कोवेलेंट रेडियस की तरह ही होता है। इसके बारे में पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसके एक्सप्लेन करते हैं। वंडरवॉल रेडियस, the 1/2 distance between the nuclei of 2 identical non-bonded isolated atoms or 2 adjacent atoms
of two adjacent identical atoms, two adjacent identical atoms of neighboring मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1/2 डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, नॉन बॉन्डेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन बॉन्डेड होने चाहिए। आइसोलेटेड एटम्स, आइसोलेटेड एटम मतलब एक दूसरे से सात अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास नियोन का एक एटम है, ये रहा, और नियोन का एक एटम ये रहा। तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि जो नियोन के एटम्स हैं, यहां पे बना देता हूं, जो ये नियोन के एटम्स हैं ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। कैसे हैं? आइडेंटिकल। तो टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। आइसोलेटेड, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? अलग है। 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो इनका जो बीच का जो इसके सेंटर पे जो न्यूक्लियाई है, इनके सेंटर पे जो न्यूक्लियाई है उसको मैंने क्या किया? ज्वाइन किया, और उसका मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल मतलब ये नियोन तो ये नियोन, ये आर्गन तो ये ग्रुप आर्गन। तो दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, नॉन बॉन्डेड, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए एटम्स। और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इस बात का मतलब समझिए। टू एडजेसेंट आइडेंटिकल, इसको देखिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। ये कह रहा है एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम, अगर ये एटम x है तो ये एटम भी कैसा होना चाहिए? x होना चाहिए। ये y है तो ये भी क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। टू एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ में लगे हुए एटम्स हैं। टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स, एटम्स कैसे हैं? आइडेंटिकल ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे के पास में है, नेबर हैं। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को ज्वाइन कराऊंगा, और जो उसके डिस्टेंस का हाफ होगा, उसके डिस्टेंस का जो हाफ होगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? वन डर वॉल रेडियस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वन डर वॉल रेडियस। इसमें दो बातें, या तो आपके पास दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, और वो कैसे एटम्स हैं? नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स हैं, या फिर आपके पास दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के पास आइडेंटिकल एटम्स हैं। क्या है? आइडेंटिकल एटम्स। तो आइडेंटिकल एटम्स के न्यूक्लियस को मैं जोड़ूंगा, उसका डिस्टेंस का हाफ करूंगा, जो हाफ डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? वन डर वॉल रेडियस। ये क्या कह रहा है? 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, 1/2 जो डिस्टेंस है न्यूक्लियाई के बीच का, उसका आधा कर दो। जो न्यूक्लियाई है उसके डिस्टेंस का मैं आधा कर दूं बिटवीन द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड, आइडेंटिकल है दोनों, ये भी एक्सेस है, ये भी नियोन नियोन है, नॉन बॉन्डेड, इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ना मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, ना एटम्स के बीच में बॉन्ड है। आइसोलेटेड एटम्स, ये दोनों एटम्स क्या हैं? अलग अलग है। और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ साथ में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, और ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वन डर वॉल रेडियस। वन डर वॉल रेडियस की तीन कंडीशन है, आइडेंटिकल एटम्स होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और तीसरा क्या है? नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन बॉन्डेड, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं? जो आइडेंटिकल एटम होते हैं उनका न्यूक्लियस का ज्वाइन करके उसका हाफ कर दिया, न्यूक्लियस लिया, उन दोनों को ज्वाइन किया, उसका हाफ कर दिया। जो हाफ डिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलूंगा? वन डर वॉल रेडियस। क्या बोलूंगा? वन डर वॉल रेडियस। 1/2 डिस्टेंस, कितना? आधा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच का आधा डिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स। कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। एटम्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल, सेम होने चाहिए। नॉन बॉन्डेड, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड एटम्स, अलग अलग होने चाहिए एटम्स। और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम, एक दूसरे के साथ साथ में तो हैं, और नेबरिंग मॉलिक्यूल के एटम्स है। ये कैसे हैं? नेबरिंग मॉलिक्यूल के एटम्स है। इसे बोला जाता है वन डर वॉल रेडियस। क्या बोला जाता है? वन डर वॉल रेडियस। आई होप आपको वन डर वॉल रेडियस समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस क्या, सॉरी मेटालिक रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस तो हम पढ़ चुके हैं।
अब हम पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस क्या होता है। मेटालिक रेडियस जो होगा बेटे मेटालिक बॉन्ड्स में होगा। कहां पे होगा? मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड मतलब जो मेटल्स होते हैं ना, उनमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब वो बॉन्ड बना रहा होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेटालिक रेडियस। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। द 1/2 distance between the center of nuclei of two metal ions in metallic lattice is called metallic radius। देखिए ये क्या कह रहा है? 1/2 डिस्टेंस, आधा कर देना डिस्टेंस को, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू मेटल आयन। मेरे पास दो मेटल आयन्स हैं और ये दोनों के बीच में कैसा है? मेटालिक बॉन्ड है। क्या है? मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि एक मेटालिक लैटिस में है। कैसे है? मेटालिक लैटिस में है, जैसे कि सोडियम के मेटालिक लैटिस है। उन दोनों के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक बॉन्ड है तो उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को क्या किया मैंने? ज्वाइन करा दिया और उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया। 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का आधा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का आधा कर दिया। और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई किसके हैं? मेटल आयंस के हैं। किसके हैं? मेटल आयंस के। ये सोडियम मेटल आयन है, ये सोडियम मेटल आयंस है। इन अ मेटालिक लैटिस, एक मेटालिक लैटिस के अंदर की बात कर रहे हैं। इस रेडियस को मैं बोलता हूं मेटालिक रेडियस। क्या बोलता हूं? मेटालिक रेडियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटालिक रेडियस। अब एक छोटी सी लाइन आती है, कंपैरिजन बिटवीन दीज डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। सो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो इसके लिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट एटॉमिक रेडियस, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं बॉन्ड लेंथ का, कितने डिफरेंट जो एटॉमिक रेडियस हैं। तो इसमें क्या होता है? जो वंडरवॉल रेडियस होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, मेटालिक की रेडियस थोड़ी कम होती है और कोवेलेंट की सबसे कम होती है। देखिए वंडरवॉल की सबसे ज्यादा क्योंकि एटम एक दूसरे के पास में नहीं है, दूर है, आइसोलेटेड है। तो जब एटम दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से उसका जो डिस्टेंस होगा, वो जो एटॉमिक रेडियस आएगा वो भी ज्यादा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे कम क्यों होगी? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो दो एटम्स का कॉमन आ जाता है। जो दो आइडेंटिकल एटम्स लिए, मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिकल एटम्स लिए, तो जो ये वाला शेल है ये दो आइडेंटिकल एटम्स के लिए कॉमन आ जाएगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, वो कम हो जाएगा और उसका आधा करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है और मेटालिक रेडियस इन दोनों के बीच में होती है। तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि आपके पास एटॉमिक रेडियस है, उसका ट्रेंड क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
देखिए इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको समझाऊं, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैं समझाता हूं। मैं पहले आपको सिंपल लाइन में एक एक बात बताता चला जाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, जनरली एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in periods, atomic radii decreases। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, शेल्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे तो प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा आएगा। जैसे कि मैं समझाता हूं, मेरे पास लिथियम था, नेक्स्ट मेरे पास बेरिलियम था। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। यानी कि आपके पास शेल तो सेम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे भी 2 शेल है, एक 1s एक 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो सेंटर है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 4। यहाँ 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है। तो जो इस अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इस ओवरऑल अट्रैक्शन को हम जो बोलेंगे जेड इफेक्ट बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, जितने भी इफेक्ट आए उनको खत्म करने के बाद में मुझे एक बात पता लगती है कि जो अट्रैक्शन आएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा, उस अट्रैक्शन को मैं बोलूंगा जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं लिख देता हूं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को मैं बोलता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? जेड इफेक्ट से। अब मुझे बात बताइए, जैसे हम लेफ्ट से राइट में गए तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहे, लेकिन जेड इफेक्ट क्या हो गया? बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। प्रोटॉन के पास प्रोटॉन, यहाँ 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, यहाँ 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, यानी कि जेड इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं जनरली एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर बेरिलियम से जैसे हम बोरॉन में जाएंगे, जो 5 है उसमें p ऑर्बिटल आ जाएगा। क्या जाएगा? p ऑर्बिटल, यानी कि एक शेल बढ़ गई। बहुत सही बात है आपकी, अगर शेल बढ़ गई तो साइज बढ़ना चाहिए सर। हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन वहां पे जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। साइज इतना बढ़ा था, ठीक है बढ़ लिया, लेकिन जेड इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गए। तो जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन प्रोटॉन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो रीजन ये है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट Z effect increases, which cause decrease in atomic radii, which cause in decrease in atomic radii। पहली बात, ये जर्नल बात बोली है मैंने, जर्नल बात बोली है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको बहुत क्लियरली।
इसके बाद में जो पॉइंट्स आएंगे उनके लिए बात कर लेते हैं। ये पॉइंट फर्स्ट क्लियर है, डिलीट कर देता हूं इसको। अगर मैं एक बात कह रहा हूं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हैव लार्जेस्ट साइज विद रेस्पेक्ट टू इट्स पीरियड। सेकंड पॉइंट याद कर लेंगे, alkali metals have largest size with respect to its periods except group 18। अगर ग्रुप 18 को छोड़ दिया जाए, और ग्रुप 18 में भी अगर मैं स्पेसिफिक करूं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड को छोड़ दिया जाए, तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में एटॉमिक साइज ऑफ नोबल एलिमेंट्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स बड़ा होता है। बाकी सारे जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें साइज सबसे बड़ा एल्कली मेटल्स का होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पीरियड्स। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ग्रुप 18 को छोड़ दूं तो एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। अब आप कहेंगे सर ग्रुप 18 में ऐसा क्यों नहीं होता और ग्रुप 18 में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज मैं लिख देता हूं इस बात को, बिकॉज ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव van der Waals radius, while S block and except group 18 P block elements have covalent or metallic radius, मैं कह रहा हूं कि जो ग्रुप 18 होता है उसका साइज को अगर मैं छोड़ दूं तो एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। ग्रुप 18 का साइज सबसे बड़ा क्यों होगा जी? एल्कली मेटल से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे को van der Waals रेडियस होती है। क्या होती है? van der Waals रेडियस। जो जबकि एस ब्लॉक में और एक्सेप्ट ग्रुप 18 ग्रुप को मैं छोड़ दूं तो एलिमेंट्स हैव कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस। तो उनके पास क्या होता है? कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस होता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बात करें। सो एल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीरियड एक्सेप्ट ग्रुप 18 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ तक जो जाएंगे, फोर्थ में फिफ्थ में सिक्स्थ में और सेवंथ में एंट्री हो जाती है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जो van der Waals रेडियस ग्रुप 18 की होती है वो भी छोटी पड़ जाती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। चलिए यहां पे बस हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन से पहले एक और बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया था एल्कली मेटल्स होते हैं, और सबसे छोटे कौन से होते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसे हैलोजेंस भी बोला जाता है। They have smallest size with respect to its period. So, group 17 elements, also called halogens, have smallest size with respect to its period. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स पीरियड्स। अगर पीरियड्स में देखा जाए तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। चलिए इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और जो जेड इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज जेड इफेक्ट इज जनरली हाईएस्ट in group 17 elements।
जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, उसमें जेड इफेक्ट जनरली क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब मैं कुछ एक एक्सेप्शन भी बताने वाला हूं ग्रुप सेकंड पीरियड में। जो सेकंड पीरियड है ना, उसमें हेलोजन में इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन सबसे छोटा साइज होता है नाइट्रोजन का। किसका साइज छोटा होता है, नाइट्रोजन का। उसका रीजन भी बताता हूं। देखिए इन सेकंड पीरियड लिख लेते हैं। इन सेकंड पीरियड नाइट्रोजन have smallest size. नाइट्रोजन है स्मॉलेस्ट साइज। सेकंड पीरियड में किसका साइज सबसे छोटा है, नाइट्रोजन का। होना किसका साइज है तो सबसे छोटा, हैलोजेंस का। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बिकॉज नाइट्रोजन है हाफ filled p orbital and have highest effective nuclear charge z effect। चलिए नाइट्रोजन हैव हाफ filled p orbital and have highest z effect। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो जो ये p ऑर्बिटल है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। कैसा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर वो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है, बट एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मैं कहां मूव कर रहा हूं, ऑक्सीजन में मूव कर रहा हूं, साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज लिख देता हूं, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 होते ही 1s2 2s2 2p4 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होने लगेगा। क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, और जब दूर जाना चाहिए तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात आपको याद करनी है कि ग्रुप सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन है हाफ filled ऑर्बिटल एंड हैव हाईएस्ट z इफेक्ट। नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल जो होता है हाफ filled होता है और हाईएस्ट z इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाऊंगा, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन देख लेते हैं क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट लिख देता हूं, एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो इसका रीजन बताता हूं। पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो 7, 1s2 2s2 2p3, बहुत अच्छी बात है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। मेरे पास नाइट्रोजन था 1s 2s एंड 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 2p में ये px है
ये पी वाई है और ये पी जेड है, यहां मैं करता हूं, ये पी जेड। 3 सब शेल्स है मेरे पास पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक पी जेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब तीनों दूर दूर है, तीनों दूर दूर हैं तो क्या होगा, तीनों के बीच में तीनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, तीनों न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे अट्रैक्ट करेंगे साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, देखो ये आ गया 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p की बात कर लेते हैं, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz। px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ रिपेल करने लगेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन दूर जाने चाहेंगे, एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ दूर जाना चाहेंगे। तो दूर जाना चाहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिपल्शन के। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल जो साइज एक दूसरे को धक्का देंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे बोलते हैं, एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसमें एक बात याद रखनी है आपको, एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट बढ़ना चाहिए था, जेड इफेक्ट बढ़ना चाहिए, जेड इफेक्ट बढ़ा भी, जेड इफेक्ट बढ़ा भी, जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन is much higher which cause to increase atomic radius of oxygen। तो जेड इफेक्ट तो बढ़ा, ठीक है, जेड इफेक्ट की वजह से साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा, मच हायर, व्हिच कॉज टू इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कारण बना एटॉमिक रेडियस के बढ़ने का ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं ऑक्सीजन से कहां पे जाएंगे, ऑक्सीजन से जाएंगे फ्लोरीन पे। अब फ्लोरीन पे जाएंगे फिर क्या होगा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, as we move from oxygen to fluorine atomic radius decreases। अब जैसे ही ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, एटॉमिक रेडियस फिर से डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो जेड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिकॉज इन दिस स्टेप जेड इफेक्ट इज मच हायर देन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, hence size decreases, hence atomic radius decreases, क्लियर है। ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाएंगे तो जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो क्या हो जाएगा, कम लगने लगेगा इन कंपैरिजन टू जेड इफेक्ट, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्ट मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अट्रैक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस, सॉरी, जेड इफेक्ट का मतलब होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्ट का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है फ्लोरीन से कहां जाएंगे, फ्लोरीन से नियोन। नेक्स्ट, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू ऑक्सीजन, फ्लोरीन टू नियोन, atomic radius increases because in neon van der Waal radius exists, van der Waal radius exists which is लार्जेस्ट इन साइज, जो कि साइज में सबसे बड़ी होती है, इसीलिए नियोन में का साइज भी सबसे बड़ा होगा। तो कुल मिला के आपको एक बात समझनी है, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं सेकंड पीरियड में, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा तो साइज भी बढ़ गया। लेकिन अब ऑक्सीजन से मैं किस पे जा रहा हूं, फ्लोरीन पे, तो क्या होगा, तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद में मैं नियोन पे जाऊंगा, नियोन में क्या होगा, साइज फिर से बढ़ जाएगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे वन डर वॉल रेडियस होती है। दिस इज द ट्रेंड इन सेकंड पीरियड। चलिए, एटॉमिक रेडियाई के पीरियड्स के बारे में हमने जान लिया है। अब हम जानते हैं डाउन द ग्रुप, atomic size, variation of atomic size, atomic radius as we move down the group. Oh. So trend of atomic radius in groups में एक सिंपल सी बात याद रखनी है, as we move down the group, atomic radii always increases. जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज करेगा। रीजन क्या होगा, रीजन लिख देता हूं मैं, बिकॉज as we move down the group, number of shells increases in each step. हर स्टेप में जो शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सोडियम का कितना होता है, 11। पोटेशियम का कितना होता है, 19। रुबिडियम का कितना होता है, 37। सीजियम का कितना होता है, 55। फ्रेंशियम का कितना होता है, 87। अब देखो 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ऐसे ही फिर यहां पे जाएगा 5s1 6s1 7s1। तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, हर किसी स्टेप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, इसलिए बोला जाता है as we move down the group atomic radii increases because of increase in सब शेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक रेडियस को। चलो शुरू करें।
आयनिक रेडियस को शो करते हुए आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है? आयनिक रेडियस का मतलब होता है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus of an ion up to which it exerts its effect on its electronic cloud, on its electronic cloud। कहने का मतलब है कि आपके पास एक आयन है, इट कुड बी कटायन और अनायन। मेरे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट शेल्स और उस पे एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज। तो जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ना, उसका कितना इफेक्ट रहेगा, कितनी दूर तक इफेक्ट रहेगा ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे। उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा आयनिक रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अपना इफेक्ट डाल सकता है, उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा आयनिक रेडियस। क्या बोलूंगा? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में आपको दो बातें याद रखनी है कि कंपैरिजन करेंगे हम आयनिक रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटम। तो शुरू करते हैं। आयनिक रेडियस क्लियर है? तो शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटम। So, comparison of ionic radii with respect to its atomic radii, देखिए इसमें आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी। पहले मैं बातें लिख देता हूं, 2 पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, the size of cationic radius is always smaller than its respective atomic neutral atomic radius, with respect to its respective atomic neutral radius। यानी जो एटॉमिक न्यूट्रल रेडियस है, एक न्यूट्रल एटम की जो रेडियस है, उसके कंपैरिजन में आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। दूसरी बात जो याद रखनी है, इससे ठीक उल्टी है, द साइज ऑफ an ionic radius is always greater than its respective neutral atomic radius। देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर कोई कटायनिक रेडियस यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया एटम से, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले कटायनिक रेडियस के बारे में जान लेते हैं। 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो साइज बड़ा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कटायनिक रेडियस। देखो बेटा, मेरे पास सोडियम था, उसका कुछ साइज था। अब जो सोडियम था, नीचे लिख देता हूं, यहां न्यूक्लियस बना देते हैं। अब सोडियम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इलेक्ट्रॉन अलग से निकलने का कटायन बन गया। यहां 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां कितने शेल्स हैं? 4। यहां कितने शेल्स हैं? 3 शेल। तो शेल कम हो गए। दूसरी बात, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे ना, प्रोटॉन पहले भी जितने थे उतने ही हैं।
लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो यानी कि Z इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब पहले एक इलेक्ट्रॉन के पास को एक प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा था, अब बहुत सारे प्रोटॉन्स एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, साइज छोटा। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है Z इफेक्ट बढ़ जाता है और उसकी वजह से कैटायनिक रेडियस हमेशा छोटा हो जाता है। इसका ठीक उल्टा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, इलेक्ट्रॉन क्या करता, ऐड कर देता, जैसे कि कोई केस ले लेते हैं, क्लोरीन का केस ले लेते हैं। अब क्लोरीन का जो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, as the size of cationic radius, the size of cationic radius is always smaller। कैटायन के साइज जो होता है उसका एटॉमिक कैटायनिक रेडियस हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटॉम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज द साइज ऑफ अनायन, या फिर एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनिक radius of an ion is always greater than its neutral atomic radius। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहां लिख देते हैं, क्लोरीन जो है 1s2 2s2, फ्लोरीन ले लेते हैं, छोटा रहेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। 1s2 2s2 2p6 2p5 2p5 5 माने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया F नेगेटिव हो गया। F नेगेटिव यानी कि 1s2 2s2 और 2p6 1 2 3 4 5 6। देखो प्रोटॉन्स तो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। सो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि कैटायनिक जो कैटायन होते हैं उनका आयनिक रेडियस हमेशा छोटा होता है, और जो अनायन होते हैं उनका आयनिक रेडियस हमेशा बड़ा होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस। चलिए यहां पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट आता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, आयंस मतलब उस पे या तो जो मेरे पास जो स्पीसीज है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ऐसे आयंस विच हैव, ऐसे आयंस, द आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, दोज आयंस which have same number of electron, same number of electron but different magnitude of ions, different magnitude of charge। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, दोज आयंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ
चार्ज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उन्हें बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। जैसे कि मैंने ले लिया फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो मुझे बात समझनी होगी, जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर है 9, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते 11, लेकिन एक पॉजिटिव यानी कि -1, कितना हो गया? 10। मैग्नीशियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12, लेकिन 2 प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा यानी कि 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो ऐसे आयंस which have same number of electrons although have different magnitude of charge, चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये 1 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? दोज आयंस which have same number of electrons but different magnitude of charge, different magnitude of charge, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। चलिए, यहां तक होने के बाद में कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। देखो इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसकी वजह से आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या। मैंने अभी लिया था सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। अभी अभी मैंने आपको बताया जो अनायंस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और कैटायंस का साइज छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो साइज छोटा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज और छोटा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो साइज और छोटा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज बढ़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साइज और बढ़ जाएगा। यस, सिर्फ इतनी सी बात है। अब देखिए इसमें एक तरफ कैटायन और एक तरफ आनायन है, तो किसका साइज बड़ा होगा? न्यूट्रल के कंपैरिजन में अनायंस का साइज बड़ा होता है और कैटायंस का साइज छोटा होता है। यही बताया ना मैंने आपको बताया है जो कैटायंस होते हैं उनका साइज छोटा होता है, फिर न्यूट्रल आते हैं और फिर अनायंस आते हैं। तो अब मेरे पास अनायंस है और कैटायंस है, तो साइज किसका बड़ा होगा? अनायंस का। अनायंस में कौन सा? F नेगेटिव, तो फ्लोरीन जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। अब मैं बात करूंगा कैटायंस में। कैटायंस में आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना छोटा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, with increase in positive charge atomic size decreases, with increase in positive charge atomic size decreases, that means मेरे पास सोडियम का साइज थोड़ा छोटा होगा लेकिन मैग्नीशियम का साइज उससे भी छोटा होगा। क्यों? मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, सोडियम के पास 1 पॉजिटिव है, और एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव, यानी कि सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? दोज आयंस which have same number of electron but different magnitude of charge। अब इनके एटॉमिक साइज को मैं कंपैरिजन करूंगा। कैटायंस का साइज कैटायंस का साइज छोटा होता है और अनायंस का साइज बड़ा होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उतना साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतना छोटा होगा। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा साइज उतना छोटा होगा। दूसरी बात, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज
इंक्रीजेस, साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बेटे आज हम लोगों ने आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वेरिएशन, कंपैरिजन, ये सारा पढ़ लिया है। That's it for today. Catch you soon in the next video. Till then, stay safe at home. Thank you.